आप देख रहे हैं एनालॉजी पार्ट 2। छात्रों नमस्कार, ज्ञानतु के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। एनालॉजी की साइनॉप्सिस की प्रथम वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप निश्चित तौर पर देखें और निश्चित तौर पर सब्सक्राइब, लाइक, ढेर सारा लाइक और प्रचारित कर जिस प्रचार और प्रसार में हमारा सम्मान छिपा हुआ होता है उसे देने की आप कोशिश करेंगे। इसी प्रत्याशा के साथ एनालॉजी पार्ट 2 का प्रारंभ करते हैं। छात्रों, आज एनालॉजी पार्ट 2 में लो इंटेंसिटी का प्रश्न दिया गया है। कुछ शब्दों के साथ भी खेलेंगे। वो शब्द लिटरल मीनिंग हो सकते हैं, एक्सटेंडेड मीनिंग हो सकते हैं, नज़र रखेंगे। चैप्टर आसान होता है लेकिन बारीकियां ज़बरदस्त की रखनी पड़ती हैं। इसी आशा के साथ कि आप बारीकियां तगड़ी रखेंगे, प्रारंभ करते हैं प्रश्नों का जखीरा। छात्रों, पहला प्रश्न, यह अजीबोगरीब प्रश्न आपको लगेगा। आप जब इसके शब्दों का तालमेल बिठाने की कोशिश करेंगे, उनके गुणों का अध्ययन करने की कोशिश करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कोई तालमेल नहीं बैठता। एक्चुअली छात्रों, शब्दों की परिभाषा आप दो प्रकार से देंगे, एक लिटरल और एक्सपेंडेड या एक्सटेंडेड, विस्तृत रूप में। देखिए, इमेजिनेशन ऑफ राइटर किसी भी शब्द को एक्सपेंड कर, एक्सटेंड कर बोलने कहने की अनुमति होती है, तो आप उन पर भी नजर रखेंगे। एक शब्द याद कीजिए, आपसे बताया गया था इंट्रोडक्शन के दरमियान, ही इज ए बडिंग टीचर। सपोज के रंजन इज ए बडिंग टीचर, मेरे नाम के साथ बट लगा देना, जबकि बट ए फ्लावर बिफोर इट ओपन्स, एक फूल खुलने से ठीक पहले, ये मेरे साथ कैसा तालमेल बैठता है। दैट इज द वे ऑफ एक्सपेंशन। इमेजिनेशन ऑफ राइटर, बट का इस्तेमाल मेरे नाम के साथ करना, इसका मतलब मेरे लिए वह कह रहे हैं कि नन एक्सपीरियंस्ड हैं, ये उतने एक्सपीरियंस नहीं है, अब खुलने वाले हैं, तो उन्होंने लगा दिया। वही फ्लेयर्ड अप के साथ था। फ्लेयर्ड अप नामक शब्द जो था, जिसका बर्न्स विथ ए ब्राइट फ्लेम फॉर ए शॉर्ट टाइम था, तब जबकि हरी इज फ्लेयर्ड अप, हरी जल गया, बुझ गया, मतलब हरी गुस्सा हो गया। तो आप देखेंगे सेंस आपको यहां क्रिएट करना होगा। कब का संबंध लीप, ओट, ओट, कब का संबंध ओट से, तो बर्ड का संबंध। देखिए, कप में रखी चीजों का, रखे संसाधनों को अवेल करने के लिए लिप का प्रयोग नहीं, और बर्ड अगर किसी संसाधन को अवेल करने की कोशिश करेगा तो ऑब्वियस है वो किसका इस्तेमाल करेगा, आप समझ रहे होंगे, चोंच का। अवेल करने के लिए झाड़ी, घास और वन का तो प्रयोग वो करेगा नहीं, तो आपका जवाब यहाँ चोंच हो जाएगा। थोड़ा ऑप्शन पर नजर बनाए रखेंगे। एनालॉजी के प्रत्येक प्रश्नों को बनाने के क्रम में यह देखा जाना आवश्यक होता है कि आप ऑप्शन पर नजर रख रहे हैं या नहीं। ऑप्शन पर नजर रखना बहुत जरूरी होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न। यह प्रश्न आपने इससे पहले भी देखा था। आम का रिश्ता फल तो आलू का रिश्ता। निश्चित तौर पर आप तना देंगे, इस बार वो गलती नहीं करेंगे सब्जी वाली। याद आया, आलू विरासत में फल है। आलू की प्राइमरी प्रॉपर्टी, आम की प्राइमरी प्रॉपर्टी उसका फल होना होता है। आम फल है तो आलू तना है। तो आप अगर इस चीज को प्राइमरी प्रॉपर्टी, सेकेंडरी या सोशल प्रॉपर्टी को नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरी सलाह होगी आप निश्चित तौर पर एनालॉजी पार्ट 1 की वीडियो को जरूर देखेंगे। जहां आम और फल का रिश्ता है, ये प्राइमरी प्रॉपर्टी के आधार पर आपस में रिलेट करते हैं। इसका यह विरासत वाला गुण है, तो आलू का विरासत वाला गुण सब्जी ना होकर यहां क्या आप देंगे, तना। ये बिल्कुल समझ रहे हैं। अब सब्जी आप नहीं देंगे, हाँ सब्जी देते। अगर आम का रिश्ता जूस से होता, आम का रिश्ता अचार से होता तो करते। तो करना क्या है प्रत्येक प्रश्न में, पहले दो दिए गए आंकड़ों में एक खासा रिलेशन है, उस रिलेशन को पहचान कर आने वाले दो टर्म जिसमें एक नोट ऑफ इंट्रोगेशन है, वहां पर उसी आधार पर, उसी गुण को बरकरार रखते हुए आपको जवाब देना होता है। और ऑप्शन पर खासा ध्यान रखते हैं हम लोग, है ना। आइए इसका जवाब तना था प्रश्न संख्या 3। अगला प्रश्न आपके सामने, फ्लो इज रिलेटेड टू रिवर। प्रवाह का संबंध नदी से, तो स्टेगनेंट, स्तर का संबंध। आप ना ऐसे प्रश्न को बनाने के क्रम में एक भाषागत रूप, दो शब्दों को अगर एक भाषागत रूप दे पाते हैं तो यह चैप्टर बहुत ही आसान हो जाता है। चैप्टर का मतलब यहां पर मेरा कहना है शब्दों की बात जो है, अगर शब्दों को भाषा से आप पिरो सकते हैं, एक भाषा क्रिएट कर सकते हैं, तो प्रश्न और भी आसान होता है। और ध्यान ऑप्शन पर आपको रखना जरूरी है। फ्लो, रिवर, कहें आप प्रवाह, नदी में, नदी की शोभा है प्रवाह, है ना। तो स्थिरता किसमें,
वर्षा, धारा और नहर में तो स्थिरता है नहीं, आप स्थिरता किस में पाएंगे? पुल, हाउस में नहीं। तो एक भाषा का तो रुख देते हैं, प्रवाह नदी में, तो फिर स्थिरता पुल या हाउस में। आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। छात्रों अगला प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पर अंदर गया है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे किताब का संबंध प्रकाशक से। बुक इज रिलेटेड टू पब्लिशर, तो फिल्म का संबंध, तो आप देख रहे होंगे निर्माता और डायरेक्टर, इसी दोनों में कंफ्यूजन हो रही होगी। अब किताब से पब्लिशर का वास्तविक रिलेशन क्या है, इसको देखने के लिए थोड़ा सा डीप वे में देखेंगे। देखिए, किताब का पब्लिशर से संबंध, किताब का ऑथर से संबंध, किताब का रीडर पाठक से संबंध, किताब का प्रूफ रीडर से संबंध, किताब का कागज और कलम से, बहुत प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है ना। तो आप सोचे जरा, भाई हम लोगों को बुक तैयार करना है, ठीक है। अगर बुक तैयार करना है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? ऑथर, राइटर, लेखक, दोनों में अंतर है ना कि ऑथर को आप जो भी संसाधन इस्तेमाल करने के लिए दें, पेन दें, पेंसिल दें, कागज दें, वो तो होगा ही। आप उनको जो भी संसाधन दें, चलिए हम लिख देते हैं उसको भी, पेन देंगे, पेंसिल देंगे, समथिंग। अच्छा, ये पांडुलिपि देंगे, हाथ से लिखी हुई लिपि को पांडुलिपि कहते हैं। पांडु मीन्स हाथ, मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट मिल गया आपको। अब इसे आप कंपोजर के पास भेज देंगे, कंप्यूटर ऑपरेटर के पास। वो क्या करेंगे? जितनी बातों को हाथ से लिखा है लेखक ने, उसको कंप्यूटर के द्वारा वो राइट डाउन कर देंगे। कंपोजर के बाद बारी आएगी कि कंपोजर ने लेखक के द्वारा लिखी हुई बात को हूबहू लिखा है या नहीं, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, कोई स्पेलिंग एरर तो नहीं है। इसके लिए वहां पर वहां बिठा देंगे आप एक प्रूफ रीडर। देखिए, कंपोजर और प्रूफ रीडर का काम हुआ, उसके बाद स्वाभाविक है एक पर्सन और आएंगे, एडिटर, नहीं संपादक। इसमें लिखी हुई बातें जो हैं लेखक के अनुरूप हैं या नहीं, समाज के अनुरूप हैं या नहीं, इसमें कोई विस्फोटक बातें तो नहीं लिख दी गई, कोई कट पेस्ट होना है क्या, कुछ मामला ऐड करना क्या है, तो कंसेंट ऑफ राइटर, कंसेंट ऑफ ऑथर, ऑथर की सहमति से उसमें चेंज कर सकते हैं एडिटर। फिर एक व्यक्ति पूंजी लगा देता है, कैपिटल इन्वेस्ट कर देता है, और जिसको आप पब्लिशर कहते हैं, मुद्रण के लिए भेज देता है, और ये तैयार होकर ऑडियंस के पास पहुंच जाता है। ऑडियंस यहाँ रीडर पाठक के पास। अब सोचिए आपका प्रश्न क्या है? बुक का संबंध पब्लिशर से, है ना। अगर इस बुक की जगह पर सोचिएगा थोड़ा सा, यहां फिल्म होता, फिल्म के लिए भी आपको ऑथर चाहिए, कहानीकार तो चाहिए। दो प्रकार के वहां ऑथर होते हैं, एक लिरिक भी होते हैं, म्यूजिक वगैरह लिखते हैं। अच्छा, इसमें आप देखेंगे जैसे यहाँ म्यूजिक डायरेक्टर, सुने होंगे ये नाम, या डायरेक्टर, फिल्म में सुने होंगे ये नाम, नहीं, ध्यान देंगे। और एक नाम सुने होंगे, प्रोड्यूसर। अगर फिल्म प्रोड्यूस हो गई तो वो किसके लिए? ऑडियंस के लिए। अब जरा देखिए प्रश्न कहां से बनेगा आपका। बुक का संबंध अगर ऑडियंस से, सॉरी, बुक का संबंध अगर रीडर से तो फिल्म का ऑडियंस से। बुक का रिश्ता अगर पब्लिशर से और एडिटर, ध्यान देंगे, बुक का रिश्ता अगर एडिटर तो फिल्म का डायरेक्टर, और बुक का अगर पब्लिशर तो फिल्म का फिर प्रोड्यूसर। आया ना अंतर? तो प्रश्नों को बारीकी से थोड़ा एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी हम लोगों की। तो आप यहां पर क्या जवाब देंगे? बिल्कुल प्रोड्यूसर, बिल्कुल प्रोड्यूसर। अगर यहां बुक का रिश्ता एडिटर से दिया हुआ होता तो फिल्म का आप दे सकते थे डायरेक्टर, है ना। वहां बुक का ऑथर तो फिल्म का आप लेखक दे सकते थे। ऑडियंस तो तब देते जब आपके बुक का रिश्ता रीडर के साथ हुआ होता। तो इस प्रकार की व्याख्या आप प्रश्न में लेंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पॉ इज रिलेटेड टू कैट, देन हूफ इज रिलेटेड टू whom। आप देखेंगे पंजा,
पंजा का संबंध बिल्ली से, बिल्ली के इस हिस्से को पंजा कहते हैं। नहीं, पंजा का इस्तेमाल वो करती है अपने शिकार के लिए। तो खुर, हुफ, हुफ का संबंध, हुफ किसका? आप देखेंगे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए। बिल्कुल आप सबों को याद है, बिल्कुल सही जवाब, घोड़े के पैर के आखिरी हिस्से को खुर कहते हैं। पंजा तो शेर का भी कहते हैं, नहीं? तो यह जवाब, पंजा का संबंध अगर बिल्ली से है तो खुर का संबंध किससे है? आपका जवाब घोड़ा हुआ। तो जानवरों वाली जो एक सूची आपसे बताए थे, जानवरों का नाम, उनका स्त्रीलिंग, उनके बच्चे का नाम और उसकी आवाज कैसी होती है, ये आपको डेटा निश्चित तौर पर पीडीएफ के तौर पर दे दिया जाएगा। आप उसे याद कर लेंगे। और कुछ भी मान लीजिए कमोबेश वो कम रहा तो आप उसमें से भी कुछ जोड़ लेंगे, इंटरनेट का सहारा लेकर, बाहरी किताबों का सहारा लेकर। हमारी कोशिश होगी इतने दे दिए जाएं जो प्रश्न के लिए काफ़ी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाए, है ना? हमारी कोशिश रहेगी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न जरा देखेंगे, ये बिल्कुल आप शब्दों को वाक्यों में पिरोने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल ये प्रश्न बन जाएगा। बर्ड और एरोप्लेन रिश्ता क्या है? कंफ्यूज कर रहे हैं हम लोग। ये बर्ड और एरोप्लेन दोनों कहां? आकाश में। दोनों कहां? हवा में। सुनिएगा जरा, बर्ड और एरोप्लेन दोनों कहां मिला आपको? हवा में। तो मछली और ढूंढिए कहां कहीं मिलेगा सिर्फ जलयान? दोनों पानी में। नहीं, तो आप जैसे भाई चिड़िया और हवाई जहाज दोनों हवा में, तो मछली और जलयान दोनों पानी में। इस आधार पर हम लोग क्या किए, उसको एक वाक्य में पिरोने की कोशिश किए और हमारा काम बन गया। इसलिए शब्दों वाला एनालॉजी बहुत आसान भी होता है। आइए अगले प्रश्न की बारी। अगला प्रश्न है, पीकॉक का संबंध इंडिया से? तो बियर, भालू का संबंध किससे? तो ये डायरेक्ट संबंध रखता है स्टैटिक जीके से, ट्रेडिशनल जीके से। आप देख रहे होंगे पीकॉक का संबंध इंडिया से क्या है? मोर का संबंध भारत से क्या है? आप सभी जानते हैं, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो पता करना होगा भालू। चलिए ठीक है, यहाँ हम लोगों को याद है रसिया। मामला तो ऑस्ट्रेलिया का है, अमेरिका भी दिया इसने, इंग्लैंड भी दिया। तो यहां से एक होमवर्क निकल जाता है आपका कि कम से कम पड़ोसी राष्ट्रों के, इधर से आएंगे तो आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इसके कम से कम इसके तो राष्ट्रीय पशुओं को, राष्ट्रीय पक्षी को, फिर इनकी राजधानियों की, इनकी करेंसी, इनका राष्ट्रीय खेल आदि को तो याद करना ही होगा। वैसे मेरी सलाह होगी, भारत के जितने भी देशों से राजनयिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संबंध हैं, उनके कम से कम छोटे बड़े डेटा को तो हम लोगों को याद रखना ही चाहिए। जैसे उनकी करेंसी, तो अमेरिका की करेंसी हमको याद होनी चाहिए, हमारा राजनयिक संबंध है उनसे। तो भारत का जितने देशों से राजनयिक संबंध आप देखते हैं, सांस्कृतिक संबंध है, आर्थिक संबंध है, उनके डेटा को तो जरूर कलेक्ट करें। यहां आपका जवाब भालू, राष्ट्रीय। अच्छा, यहां क्या किया उसने? ध्यान से देखिए, यहां पक्षी, वहां जानवर कर दिया, तालमेल नहीं बैठ रहा है। तो यहां पर आपको क्या करना होगा, थोड़ा चेंज की। पीकॉक क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी, लेकिन ये राष्ट्रीय पक्षी नहीं दिया उसने, वहां जानवर दे दिया। तो यहां पर आपको ऑप्शन का सहारा लेकर बनाना पड़ेगा। आप सोचिए, एक बार प्रश्न ने क्या किया, जरा समझेंगे इसको। कुत्ते का संबंध दे दिया जलातंक, और अंग्रेजी में क्या लिख दिया उसने? रेबीज। और मॉस्किटो, मच्छर का संबंध आपसे पूछ दिया, आप मलेरिया कहेंगे और क्या? नहीं। अच्छा, कुत्ते का संबंध जलातंक से होना, मतलब जलातंक मीन्स हाइड्रोफोबिया। इंग्लिश में क्या दिया? रेबीज। रेबीज क्या है? कुत्ता जब काटा तो उसने जो हमारे शरीर में इंजेक्ट किया वो एलिमेंट रेबीज था। तो जबकि मच्छर का वह एलिमेंट जिसकी वजह से मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। तो सोचिए यहाँ हिंदी अंग्रेजी में कितना कन्फ्यूजन। अगर कुत्ते का संबंध रेबीज से तो मच्छर का तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में चूंकि वो प्लाज्मोडियम वाला नहीं है तो मलेरिया आप दिए। तो
तो ध्यान रखना है एनालॉजी के दो शब्दों के बीच जो रिलेशन आप स्थापित कर रहे हैं थोड़ा सा अंतर दिख सकता है, तो उस कंडीशन में आप तुरंत जाएंगे ऑप्शन में और ऑप्शन का सहारा लेंगे, है ना। आ जाइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान और इसका जवाब आप बिल्कुल दे दिए होंगे भी। कैप का संबंध हेड से, तो स्पेक्स चश्मा का संबंध किससे? आंख सब लोगों ने दिया होगा। अच्छा, रीजन पूछे आपसे, लेकिन मेरी सलाह होगी कि आप जिस जिस शब्द पर काम कर रहे हैं, जिस प्रश्न पर काम कर रहे हैं, थोड़ा सा वहां समय जरूर देंगे। आसानी से नहीं, चलो हो तो गया आंसर भाई, निकल जाते, नहीं नहीं, हमको उस पर कुछ काम करना चाहिए। आप बताइए कैप एंड हेड का क्या रिश्ता है? ठीक है, आपने चश्मा का आंख दिया, हम भी इसको सत्य मान लेते हैं, लेकिन इससे मिलता जुलता प्रश्न कभी हो तो हमारे से गलती करवा ले सकता है। मेरा क्या कहना समझिए, क्या कहते हैं टोपी और सिर का रिश्ता क्या है? किसी ने कहा टोपी सर पर, और जो देखिए समानुपात वाला जो चिन्ह है, इससे ठीक पहले दो शब्दों के बीच जो एक्सप्लेनेशन, जिस वाक्य जिस शब्द का आप प्रयोग कर रहे हैं, सेम वाक्य शब्द का प्रयोग राइट एंड में भी करना होगा। आपने कहा टोपी सर पर, तो चश्मा आंख पर, ये थोड़ी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक हुई। चश्मा तो नाक पर भी होता है, चश्मा तो कान पर भी होता है, तो फिर आंख पर ही क्यों जवाब? सुनिएगा भाषा, टोपी और सिर का संबंध। अच्छा, आप प्रेशर दे रहे हैं टोपी सिर पर, मेरी मर्जी टोपी सिर पर ना पहने, घुटने पर पहने, इस भाषा के अंतर्गत। लेकिन जब आप कह देते हैं टोपी सर के लिए होता है, तो तय मानिए कोई भी टोपी को घुटने पर नहीं पहनेगा। लेकिन आपने कहा क्या था? टोपी सिर पर, तो लो भाई टोपी पर घुटने पर। ये आधार आप बनाएंगे तो गलती की चांसेस घटेंगे। टोपी सिर के लिए, तो आंख सिर्फ चश्मा के लिए, और इस बार आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन भी आपकी सही है। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में हम ऐसा नहीं कह रहे कि वहां आप जाकर रिसर्च करना प्रारंभ कर दें। आप जब होमवर्क कर रहे हो, आप जब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्लासरूम में जुड़े हुए हैं, तो फिर प्रत्येक शब्दों का रिलेशन एक खास स्तर पर होना चाहिए, उसकी एक्सप्लेनेशन तगड़ी होनी चाहिए, कोई भी त्रुटि न रह जाए। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते ही लग रहा है कि आपको ये फिर से एक होमवर्क देने की सलाह देगा, आपको यहाँ होमवर्क करना होगा। ऑर्निथोलॉजिस्ट बर्ड, तो आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, जवाब आप पुरातत्व दे देंगे, पता है। अगर हिंदी भाषी छात्र देख रहे होंगे, पक्षी विज्ञानी का संबंध पक्षी से, तो पुरातत्वविद का संबंध पुरातत्व से, अर्थ ना भी जाने तो भी क्लियर है। लेकिन यहां से एक आपका होमवर्क जनरेट हो जाता है। आपको जितने भी LOGY प्रीफिक्स से एंड होने वाले शब्द मिलते हों, उसके अर्थ सहित आपको याद करना है। ठीक है, यहां दे दिया ऑर्निथोलॉजिस्ट का संबंध बर्ड से, तो बताइए ऑन्कोलॉजी का संबंध, नियोनोलॉजिस्ट का समझिए, ये नियोनोलॉजी अभी जस्ट नया प्रोफेशन है, इन्फेंट को देखने वाले जो डॉक्टर होते हैं उनके लिए दिया, और भी कई शब्द आ रहे हैं। तो मेरी सलाह होगी LOGY प्रीफिक्स से अंत होने वाले शब्दों की एक सूची बनाइए और उस सूची को याद करें। मेरी कोशिश होगी PDF के तौर पर आपको दे देना। ठीक है, वो कम है या अधिक इस बात की गारंटी होगी नहीं, तो क्यों मेरी प्रतीक्षा क्यों करेंगे? आप पहले से तैयार हो जाएं और तय मानिए एक 18 वर्ष का युवा LOGY प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं आम बोलचाल की भाषा में, और जिन शब्दों का प्रयोग आप कर रहे हैं, कॉमन सेंस पर आधारित हमारा प्रश्न होता है, व्यावहारिक गुण पर आधारित हमारा प्रश्न होता है, तो वही तो शब्द होता है। जिस शब्द का आप प्रयोग करते हैं उसी की एक्सप्लेनेशन एनालॉजी क्लासिफिकेशन में पूछी भी जाती है। तो ये आपका एक होमवर्क जनरेट हो जाता है, कभी मौका मिला तो आपसे पूछ लिया जाएगा किसी लाइव क्लास में, तो आप बिल्कुल याद कर लेंगे। आगे आइए, अगला प्रश्न फिर से आपके सामने। वाटर का संबंध ओशियन, वाटर इज रिलेटेड टू ओशियन, क्या संबंध बताएंगे? ठीक है छात्रों, मेरी बार बार ये सलाह आपको आ रही है, जल्दी से वाटर का महासागर देखा तो वायु का जवाब भी हमको मिल गया। ये एग्जामिनेशन हॉल के लिए है, लेकिन जहां अभी क्लासरूम की बात है तो आपको पूरा एक्सप्लेन तो करना ही पड़ेगा। क्या कहेंगे आप? कह लीजिए वाटर का सबसे बड़ा संग्रह स्थल ओशियन, तो आप समझ गए होंगे वायु का सबसे बड़ा संग्रह स्थल कौन सा होगा? वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, नहीं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ही रहा। अब ये जो रीजन है छात्रों, इसमें चालाकी क्या है, एक चकमा है,
रीजन, REASON, रीजन के शाब्दिक अर्थ को हम में से सब लोग जानते हैं। तो पहली स्थिति में रीजन का जैसे ही आपने अर्थ निकाला, आप दूसरी ओर जाएंगे तो ये मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। निश्चित तौर पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर का सहारा लेना पड़ेगा आपको सलाह दी गई थी। वैलिड वैल्यू, अपोजिट वैल्यू, स्क्रॉलिंग वैल्यू, अपोजिट लेटर, इन सबों को आपको याद कर लेना है। याद करने की परंपरा क्या थी? प्रश्न बनाते जाएंगे, वो याद होता जाएगा। याद करेंगे तो भूलने की आशंका रहती है हमारी। तो आप सबसे पहले आप देखें, हालांकि याद कीजिए सिनॉप्सिस के दरमियान ये आपको सलाह दी गई थी कि ऐसे प्रश्नों में, चूंकि ऐसे प्रश्नों में हर एक कैरेक्टर की आपको पहचान है, तो ये काम नहीं करना होता है। समझने का है तो चलिए काम कर लेते हैं। REASON। मान लीजिए कि यह प्रश्न बहुत कठिन है, एग्जामिनेशन हॉल में बन नहीं रहा, बनाना मैंडेटरी है। भाई रीजनिंग के 50 प्रश्न एसएससी बिहार पूछता है और 50 का 50 नहीं बनाए तो मैथ्स कैसे बनेगा? ये तो 50 का 50 बनना है, बनाना ही है हमारे को, हमारे पास समय भी है। तो आप क्या करेंगे ना, इन दोनों को ऊपर नीचे सजा लेंगे, बहुत आसानी से बन जाएगा ये। BTPO। छात्रों जनरली ऊपर नीचे लिखने के बाद हम लोग RSEFAB ऐसे ही देखते हैं। सोचिए थोड़ा सा इसमें कुछ परिवर्तन। कभी ये डायगोनली भी सेट हो सकता है ऐसे, कभी ये बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में, R का रिश्ता यहां से ऐसे रिवर्स ऑर्डर में भी दिया जा सकता है। जब आप ऊपर नीचे सजा लेते हैं, चलिए सपोज कीजिए ऊपर नीचे सजाने के बाद भी प्रश्न नहीं बन रहा है और आपके पास इसकी वैल्यू याद है, R18, E5, A1, S19, O15, N14, S19 अगेन, F6, B2, T20, P16, O15 याद है। अब आप इसका जब अवलोकन करेंगे वहां पर, या स्क्रीन पर एग्जाम दे रहे हो या कॉपी पर दे रहे हो, तो आप आसानी से देख पाएंगे, कुछ दिख जाएगा आपको। अगर वो डायगोनली सेट भी होगा तो वो तुरंत आंख उसोर आपको इशारा कर देगा। आप देख रहे हैं यहाँ डायगोनली नहीं है, सीधा सीधा है। यहाँ पर आप +1 +1 +1 +1 +1 +1 देखें। जब इन दोनों में आपने +1 का रिश्ता देख लिया तो सेम रिश्ता यहाँ पर पुट करना है, जो आप आसानी से करेंगे भी। लेकिन मेरी ये सलाह नहीं थी, हमारी सलाह थी आप जैसे ही देखते हैं R का संबंध S से, तो आप समझ गए थे R के ठीक बाद S, तो T के ठीक बाद U। क्या प्रथम अक्षर U सपोर्टेबल है आपके लिए? बिल्कुल सपोर्टेबल है, यहाँ A आंसर नहीं होगा। क्या कलम की जरूरत थी? क्या ये करने की जरूरत थी? ये तब करते हैं जब प्रश्न काफी कठिन होता है, जब एक नजर में नहीं बनता। E का F कहा तो H का I, आप देखेंगे UI से सपोर्ट आ गया, आंसर यहीं पर आपका प्राप्त हो चुका है। आप चाहें तो पूरी जांच कर लें, अभी एग्जामिनेशन हॉल में नहीं। अगर एग्जामिनेशन हॉल में ये करेंगे तो इससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं होगी। हमारे को पता है भाई, T का U, H का I, प्रथम दो करेक्टर U और I ही होने वाला है, और तभी देखा गया मात्र एक ऑप्शन में U और I मौजूद है। उसके बाद भी आप जबरदस्ती जांच करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बताइए क्या 2-3 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड खर्च कर दिए ना बेमतलब का। यही हमारा आंसर था। JOL को जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, और आप तय मानिए यही करते भी हैं एग्जामिनेशन हॉल में। आ जाइए अगला प्रश्न, बहुत ही आसान। आज के इस प्रश्न में लो इंटेंसिटी का प्रश्न दिया गया है ताकि आप इंटरटेन कर सकें, और इन प्रश्नों को बनाते ही आप एनालॉजी को परिभाषित करना भी सीख जाएंगे। आपके सामने एक प्रश्न है, आदमी का चलना, मैन इज रिलेटेड टू वॉक, देन फेस इज रिलेटेड टू होम। क्या कहेंगे? इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हमको लगता है कि आप सारे लोग इस प्रश्न को बना ही चुके होंगे। अच्छा, इसको ना भाषागत देखिए, जब भी शब्दों की बात होगी, मेरी सलाह को याद रखेंगे, तो उन दो शब्दों को भाषागत रूप देने की कोशिश करेंगे। बहुत इजीली, बहुत कंफर्टेबली प्रश्न बनता है। आदमी चलता है तो स्वाभाविक है मछली तैरेगी। इसके बाद कुछ रह गया क्या? आदमी चलता है तो मछली तैरती है, दोनों का रिलेशन हमने स्थापित कर दिया। कहीं से कोई विशेष एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं थी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फिर शब्दों का है। कार्बन का डायमंड तो कोरंडम का। कार्बन को कंप्रेस करें, डायमंड बन जाएगा। कोरंडम को कंप्रेस करें, रूबी बन जाएगा। कार्बन फैमिली का डायमंड तो कोरंडम फैमिली का रूबी। ये तो आपके जीके का संबंध है, रीजनिंग से दूर का रिश्ता है इसका। तो यहाँ भी आपको कुछ सलाह मिलती है ना, यहाँ कुछ सलाह मिलती है। जितने भी तत्व हैं उनकी थोड़ी थोड़ी जानकारी हम लोगों को जरूर रखनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी जानकारी आप अवश्य रखेंगे। अब हाँ ठीक है, वे ऑफ एक्सपेंशन की बात जहां आएगी तो वहां शब्दों के वे ऑफ एक्सपेंशन को
आप हमारी संस्था के द्वारा समझ भी रहे हैं, और जिन शब्दों की एक्सप्लेनेशन आपके पास मौजूद है, आपने भरपूर कोशिश कर ली, रिलेटेड बुक्स देख ली, इंटरनेट का सहारा लिया, और उस शब्द की एक्सप्लेनेशन नहीं आ रही है, तो मेरी सलाह होगी कमेंट बॉक्स में लिखें, तय मानिए एक सीरीज बनाकर एक अलग से वीडियो दे करके उस प्रश्न की भी एक्सप्लेनेशन दी जाएगी आपको। इससे आपको सीखने का बड़ा मौका मिलेगा, इस्तेमाल करें आप। आपका जवाब रूबी था। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। बहुत ही आसान प्रश्न, बहुत तेज जवाब देंगे। तोता का संबंध पिंजरा तो मनुष्य का संबंध घर से। दे दिए सब लोग जवाब, घर से दे दिए छात्रों ने। राहत में प्रेशर में है आप एग्जामिनेशन हॉल में, ये गलती मेरे से नहीं हो सकती। एग्जामिनेशन हॉल की बात है, सर में हमसे जाएंगे तो हमारे से भी गलती हो सकती है, आपसे हुई। अब आप ये भी समझ गए होंगे कि घर की गलती हुई क्यों। घर कब होता है आंसर छात्रों? हमने क्या कहा था, प्रथम दो शब्दों के बीच वास्तविक रिलेशन, प्राइमरी प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, आइदर सोशल प्रॉपर्टी, आइदर कोलैप्स प्रॉपर्टी, उस किस प्रॉपर्टी के आधार पर उसने दिया है। यहाँ प्रॉपर्टी क्या था? अगर तोता का संबंध घोंसले से होता तो मनुष्य का संबंध घर से होता। अब क्लियर हो गया होगा आपको, नहीं? तो बताइए फिर आप, तोता पिंजरा में चला गया, जाना नहीं चाहता बेचारा, क्या कर दिया आपने? उसने सजा दे दी आपने, तो मनुष्य कहाँ चला जाएगा? जेल में ना। ये रिश्ता होता। हड़बड़ा कर नहीं, तोता पिंजरा मनुष्य घर, और घर ऑप्शन में शुरुआत में रहा, देकर निकल गए हम। एक बार पांचों ऑप्शन को, चारों ऑप्शन को, आपकी परीक्षा में पांचों ऑप्शन होंगे में, तो पांचों को देखने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी चर्चा करनी चाहिए, भाषागत आप उसको चेंज कर। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, लिखते बनाने की कोशिश करें, ठीक है? कलम का इस्तेमाल हम करेंगे, आपको कलम का इस्तेमाल करना मना है। क्या आप देख पा रहे हैं? प्रथम दो शब्द यहां दिख रहा है क्या? फिर ये दोनों यहां दिख रहा है क्या? ये दोनों यहां दिख रहा है। कुछ तो दिखा। क्या दिखा? जब आप प्रथम दो शब्दों को देख रहे थे तो ये रिवर्स ऑर्डर में था। एन ए पुकारें, एन ए उल्टे दिशा में है, लेकिन ये टी आई टी आई टी आई बिल्कुल फिक्स है, कोई परिवर्तन नहीं। फिर ओ एन को एनओ किया। आप उसको गंभीरता से देखने की कोशिश करें, हालांकि इतना समय हमारे पास नहीं होता है। प्रथम दो को इसने क्या किया? रिवर्स ऑर्डर में। नेक्स्ट को क्या किया? फिक्स किया, कोई परिवर्तन नहीं। और फिर लास्ट वाले दो का रिवर्स ऑर्डर कर दिया। ये मतलब एन ए को उसने ए एन लिखा, टी आई को बिल्कुल फिक्स रखा, और ओ एन को एन ओ का करे ना। फिर एच यू को यू एच करेगा, यू एच करेगा। अच्छा, जवाब तो यही था। बहुत लेंदी जा रहे थे ना, एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाएंगे। आपने देखा कि एन ए को रिवर्स ऑर्डर में डाला, ए एन तो जैसे ही एच यू को आप डालेंगे यू एच, और एक ही ऑप्शन में छिपा पड़ा है, ये तो जवाब हो जाएगा। एन जी फिक्स, आर आई को वाई आर, यहाँ तक मत जाचिएगा। ये चूंकि ऑप्शन सपोर्टेबल था आपके लिए, आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी सीधा सीधा हो जाता है। बहुत आसान प्रश्न। भाषागत प्रश्न को, शब्दों को भाषा में पिरो करने की कोशिश करेंगे, पिरोने की कोशिश करेंगे। छाता का प्रयोग, अम्ब्रेला का यूज कहाँ? बारिश में। कोट का प्रयोग कहाँ? धूप, प्रकाश, गर्मी और धूल में तो नहीं ही करेंगे, आप विंटर में करेंगे, है ना? जैसे ही भाषागत रूप देते हैं, उसको भाषा में पिरोने की कोशिश करते हैं, आप देखते हैं वो जवाब मिल जाता है आपको। और ये सबसे आसान प्रक्रिया होती है शब्द वाले को पढ़ना। अम्ब्रेला का रेन, छाता का इस्तेमाल वर्षा में, तो कोट का इस्तेमाल कहाँ करेंगे आप? सर्दी में। वेरी गुड। अगला प्रश्न, आर्किटेक्ट निर्माण करते हैं बिल्डिंग का इस प्रश्न के अकॉर्डिंग, तो बताइए स्कल्प्टर, ये मूर्तिकार किसका निर्माण करेंगे? समझ गए? स्टैच्यू का। अच्छा, यहाँ पर भी ना आपको एक होमवर्क मिलेगा, ठीक है? आप रटेंगे, लेकिन पीडीएफ देना मेरी जिम्मेवारी है। अधिकांश ऐसे शब्दों को आपसे परिचित करा दिया जाएगा। अच्छा, स्कल्प्टर से स्कल्पचर याद कीजिए। कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो हाल फिलहाल एग्जामिनेशन में पूछा, अभी भाई, ये जो बिहार एसएससी ने सीजीएल का एग्जाम लिया उसमें पूछा, नहीं याद कीजिए। तो आपको निश्चित तौर पर प्रोफेशन और वह प्रोफेशन में यूज किया जाने वाला मुख्य हथियार आपको याद होना चाहिए। ये आपका होमवर्क जनरेट होता है, आप वेट करें, 1-2 दिन के भीतर
इस वीडियो के रिलीज होने के कुछ ही दिनों के अंदर आपको वो सामग्री दे दी जाएगी, आप सभी लोग उसको याद कर लेंगे। फिर जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, संयुक्त अभ्यास करेंगे कुछ 2-3 चैप्टर्स के एक साथ, तो उसमें वैसे प्रश्न आपको रहेंगे और आपसे प्रत्याशा रहेगी, आपसे अपेक्षा रहेगी कि आप उस प्रश्न को बना रहे हो। अगला प्रश्न शब्दों का है। इस शब्दों के साथ ध्यान से देखिए, सिंपैथी, एंटीपैथी, क्या है ये? एंटोनिम, उल्टा अर्थ है, विपरीतार्थक शब्द है। सिंपैथी का उल्टा एंटीपैथी, तो हैट्रेड, घृणा का उल्टा क्या होगा? आपके सामने प्रेम भी है, ममता भी है, क्रोध भी है, लगाव भी है, सरलता भी है, 2-3 शब्द इसमें जो है बिल्कुल मिलते जुलते हैं। आप घृणा का संबंध किससे देंगे? चलिए एक आसान कर देते हैं हम लोग, प्रेम या लगाव, अटैचमेंट या प्रेम। सहानुभूति का उल्टा द्वेष, तो घृणा का उल्टा प्रेम। प्रेम, प्रेम का उल्टा छात्रों विरक्ति होता है, विरक्ति, लोथ, LOATH, है ना? वो तो प्रेम का उल्टा घृणा नहीं, घृणा का उल्टा लगाव। यहां भारी कंफ्यूजन होती है, प्रेम और लगाव में एक अंतर है। आप इस प्रश्न को जरा देखें तो आप क्लियर समझेंगे। बाइफर्केट is related to division, then LOATH, loath is related to whom? बाइफर्केट को हिंदी में अगर आप समझें तो वो हो जाता है द्विशाखन, और डिवीजन मतलब विभाजन। लोथ का मतलब विरक्ति का संबंध किससे? आप समझेंगे लगाव क्यों, प्रेम क्यों नहीं। बाइफर्केट मतलब 2 भागों में बंटना, डिवीजन का मतलब कई भागों में बंटना। अब सोचिए, बाइफर्केट और लोथ, इन दोनों का तो रिश्ता नहीं पता चल रहा है भाई। बाइफर्केट और लोथ, यहां सेंस ऑफ ऑर्गन, यहां कोई फिजिकल बॉडी का बात है, ये दोनों को कैसे रिलेट कर सकता है? वे ऑफ एक्सपेंशन। बाइफर्केट 2 भागों में बंटना, डिवीजन कई भागों में बंटना, लोथ विरक्ति। अभी अभी आपसे कहा प्रेम का उल्टा विरक्ति, नॉट हैट्रेड, घृणा। ये बहुत बड़ी गलती होती है। तो ऐसे शब्दों की पूरी परिभाषा आपको आनी चाहिए। और तो मानिए एक प्रश्न तो एनालॉजी का ऐसा रहेगा, है ना, कब प्रेम जस्टिफाई होता है? आपको मेरे से प्रेम है, ये कैसे आप कहेंगे? तो इस बात को समझिए, अगर आपको मेरे से प्रेम है, इसका मतलब जितनी सेंटिमेंट आपके प्रति मेरे पास है, आप में भी होनी चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। हम सभी छात्रों से प्रेम करते हैं, सभी छात्रों से। 50 छात्र बैठे हैं, 50 से प्रेम करते? बिल्कुल नहीं। क्या 50 छात्र समान रूप से प्रेम रिटर्न दे पाएंगे? हमको नहीं। 50-50% की बात देखिए। बाइफर्केट में 2 भागों में बंटना, प्रेम भी दो भागों में, तो वो है क्या सर? फिर आप जो हमसे कहते हैं कि प्रेम है, एक्चुअली वो प्रेम नहीं छात्रों, आपके अच्छे करियर की रुचि है हमें। आपको रसगुल्ले से रुचि है रुचि? क्या रसगुल्ले से पूछने कोई जाता है कि तुमको मेरे प्रति रुचि है या नहीं? या सीधा कटक जाते हैं? सीधा कटक जाते हैं। तो वो रुचि है छात्रों, अलग अलग रुचि। मेरी रुचि रसगुल्ले में, आपकी रुचि किसी और में। तो प्रेम 2, विरक्ति भी 2, रुचि कईयों से, अरुचि कईयों से। तो यहां क्या करना था आपको? बाइफर्केट का संबंध डिवीजन से। बाइफर्केट 2 भागों में, तो डिवीजन कई भागों में, तो विरक्ति 2 लोगों के बीच। तो विरक्ति चूंकि नेगेटिव सेंस है, अगर प्रेम होता तो रुचि देते, यहां चूंकि विरक्ति है, लोथ है, तो इसका संबंध अरुचि से दे देंगे हम लोग। तो आप समझे लगाव और प्रेम में अंतर। तो ऐसे शब्दों का की एक्सप्लेनेशन आपको निश्चित तौर पर समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो अगला प्रश्न बीमारी से संबंधित है। यहाँ भी एक होमवर्क जनरेट हो जाता है, इसे भी PDF में देने की कोशिश की जाएगी। आंख का मायोपिया, आंख की बीमारी है मायोपिया। तो टेथ की बीमारी सब लोगों को पता है, पैरिया। तो कुछ बीमारियां किस अंग को प्रभावित करती हैं, है ना? बीमारी, मेरी सलाह होगी इसकी डेटा भी आप कलेक्ट, बीमारी और, है ना, ये याद कर लेंगे सब लोग।
उससे प्रभावित अंग, ये डेटा आपके पास होने चाहिए, हमारी ओर से भी देने की कोशिश की जाएगी, है ना। ये भी आपका जितने भी होमवर्क आ जा रहे हैं इसको जल्दी जल्दी पूरा करते रहेंगे हम लोग। एनालॉजी पर भारी पकड़ बनानी है छात्रों, ये बात पहले ही आपसे हुई थी। एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, अल्फाबेट और कोडिंग डिकोडिंग ना, यही बात हुई ना कल। अच्छा, चैप्टर और बुक का रिश्ता, जो कुछ भी आप निकालते हो वही रिश्ता आपको फ्लावर और समथिंग के बीच रखना होगा। कई अध्यायों को मिला दें, कई चैप्टर्स को मिला दें तो बन जाती है पुस्तक। कई फूलों को मिला दें, कई फूलों को मिला दें तो उद्यान नहीं बनता, गुलदस्ता बनता है, बुके बनता है। याद आया? ये गलतियां होती है ना, फूल का तुरंत हम लोग उद्यान दे देते हैं। एक्चुअली सोचिए, अगर पुस्तक का संबंध पुस्तकालय से होता तो फिर आपका संबंध क्या होता? गार्डन से फिट हो जाता। क्या बात समझे? तो यहाँ कई अध्यायों को जब आप आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न शब्दों का खेल है छात्रों। शब्द ऐसे ही पूछे जाते हैं जिसका इस्तेमाल या तो आपने शब्द में वाक्य में किया है, या तो होते हुए देखा तो जरूर है, या पढ़ा तो जरूर है। ऐसे ही शब्दों का प्रयोग भी होता है। कॉन्फ्रेंस के प्रमुख व्यक्ति कौन? चेयरमैन, अध्यक्षता करता है वो। न्यूज़पेपर का प्रमुख व्यक्ति कौन है? रिपोर्टर, वितरक, मुद्रक या संपादक? आप समझ गए होंगे, बिल्कुल संपादक। हमने क्या किया ना, अब कॉन्फ्रेंस को एक्सप्लेन करो, कोई काम नहीं। चेयरमैन करो, इसको रोक देते हैं, तो न्यूज़पेपर का हमारा जवाब संपादक। आइए अगला प्रश्न है हॉर्स का हेयर। छात्रों, हॉर्स का हेयर से क्या संबंध है? बाल। ये HAIR हेयर जो है छात्रों, घोड़े में होता ही नहीं। ये HAIR मानवों के बालों के लिए इस्तेमाल होता है। तो घोड़े का संबंध HAIR से क्या भाई? घोड़े के तो अब बाल को, एक बाल को आप MANE मैंने कहते हैं, फिर इससे क्या संबंध? घोड़े के गर्दन पर जो बाल होता है उससे बिग बनते हैं, मानवों के बाल बनाए जाते हैं उससे। अब यहां आप भेड़ का, चलिए ठीक है, आपने उन जवाब दिया, लेकिन अगर आप यहाँ घोड़े का बाल समझ बैठते हैं, घोड़े के उस बाल को जो घोड़े में ही है उसी बाल को, तो फिर भेड़ का ऊन देना ये पॉसिबल कैसे? तो भेड़ के तो बाल को बाल नहीं कहते, फर कहते, रोन, FU, ऊन ही देंगे। कारण क्या है? घोड़े के बाल को कुछ और कहे, उससे तैयार हुआ हेयर, देन सिप के बाल को फर कहा आपने, फर से तैयार हुआ ऊल। याद कीजिए, एक प्रश्न हमको याद आ गया, कागज, बांस या घास, देन उससे तैयार हुई लुगदी, तब लुगदी से तैयार हुआ कागज, सेम मधुमक्खी का छत्ता से तैयार हुआ मोम, फिर मोम से तैयार हुआ आपका मोमबत्ती। तो मोम इज रिलेटेड टू मोमबत्ती, ऐसा कुछ दिया हुआ था। देन आपने कागज का रिश्ता किससे दिया था? लुगदी से दिया था, पल्प से दिया था, ना कि बांस और पेड़ से दिया था। इस बात का ख्याल रखेंगे हम लोग। छात्रों, हिंदी नाम दोनों एक जैसा। सेफ इज रिलेटेड टू सिक्योर, दोनों सिनोनिम्स है। प्रोटेक्ट मीन्स गार्ड, सुरक्षा, है ना, दोनों सिनोनिम्स है, समानार्थी शब्द हैं ये। यहाँ चूंकि समानार्थी रिलेशन है तो आपको यहाँ भी समानार्थी ये, और प्रोटेक्ट का रिश्ता आप गार्ड से देंगे। सेफ इज रिलेटेड टू सिक्योर, देन प्रोटेक्ट इज रिलेटेड टू गार्ड। ये भी आसान प्रश्न, आशागत इसको रूप देने की कोशिश कीजिए, आएगा। ज्वेलरी होती है, प्रश्न ने लिखा नेकलेस रिलेटेड टू, इन द सेम वे एज शर्ट इज रिलेटेड टू। अच्छा, शर्ट एक ऐसा आम बोलचाल बोली जाने वाला शब्द है ऐसा। अच्छा आप बताएंगे, आप चलते हैं बाजार मेरे साथ, ठीक है। बीइंग एज ए फादर, मैंने आपसे कहा चलो कपड़े पहन लो, वे ऑफ एक्सपेंशन है। कपड़े पहन लो का मतलब होता है पोशाक धारण कर लो, है ना। और पोशाक की श्रेणी में शर्ट, पाजामा, गंजी आदि वगैरह आता है। तो एक्चुअली बताइए, आप कपड़े पहन कर निकलते हैं या पोशाक धारण कर निकलते हैं? पोशाक धारण कर निकलते हैं। कपड़ा पहनने का मतलब कपड़ा ऐसे रखा हुआ लंबा वाला थान वाला, उसको लपेट लिए, वो कपड़ा पहनना हुआ।
जिस प्रकार नेकलेस एक प्रकार की ज्वेलरी होती है, शर्ट एक प्रकार का कपड़ा नहीं होता, कपड़े के द्वारा, कपड़े से तैयार किया हुआ एक पार्ट होता है शर्ट। शर्ट होता है क्या एक्चुअली? पोशाक, है ना। ये गलती तो होती है, शर्ट तो पक्का आप लोग इसमें हमको लगता है कि कपड़ा ही मारते हैं, गलत होता ना। शर्ट पोशाक है। तो देखिए, अब गलती ठीक है, कपड़ा हम भी गलत कर सकते हैं, आप भी गलत कर सकते हैं, लेकिन अगर इस पर पूरे पर नजर बनाए रखते तो पोशाक पर जाकर आपकी नजरें टिकती जरूर, और आप एक बार पोशाक सोचने के लिए मजबूर होते, और ना जानकारी रखने के बाद भी आपका जवाब सही होकर एग्जामिनेशन हॉल में आता। ऐसा तुक्का आप खेलते हैं और जबरदस्त का सही होता है। एक प्रश्न, प्रथम वर्ड जिसकी कुछ तो मीनिंग निकलती है लेकिन सेकंड वाले की मीनिंग नहीं निकलती, आप करते हैं ऐसा, ऐसा ना करें तो बेहतर। आपको हमने सिखाया था कुछ, मास्टर का दिया ओ सी यू भी जी और टी। छात्रों, ये 13, ये 1, ये 19, टी 20, ई 5, आर 18, ओ 15, सी 3, यू 21, भी 22, जी 7, टी 20। फिर आपने कहा 13 में 2 जोड़ो भाई, अगेन इसमें 2 जोड़ो, अगेन इसमें 2 जोड़ो, समय काउंट कीजिएगा जरा, +2, यहाँ +2, इतना काम करेंगे क्या? पढ़ने की तो आदत हमारे में है ना पहले से। ठीक है, ये बना देता है, लेकिन ये 30 सेकेंड 1 मिनट ले भी तो लेता है। एम, मेरे साथ पढ़ेंगे ऐसे, एम एम, एन छोड़कर ओ, एल एम छोड़कर एन। क्या सपोर्ट किया आपके ऑप्शन ने? सब ओमेन है। आगे बढ़ते हैं ना फिर, ए बी छोड़कर सी, सही है, तो ए फिर बी छोड़कर सी। आंसर हालांकि यही आ चुका है आपका, आइए एस टी छोड़कर यू, तो बी सी छोड़कर डी, क्लियर। फिर टी यू छोड़कर भी, ओ पी छोड़कर क्यू। आप देख रहे हैं मिलता जा रहा है, हालांकि इसके बाद की जांच की जरूरत नहीं है। ऐसी बात हमारे और आपके बीच पहले ही हो चुकी है, इसको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं थी। ऑप्शन सपोर्ट कर रहा था, ई एफ छोड़कर जी, यू भी छोड़कर डब्ल्यू, बिल्कुल मिल रहा है। फिर देखें आर एस छोड़कर टी, तो आर एस छोड़कर टी, फिर आर एस छोड़कर टी। आपका जवाब बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 था। हाँ, आप ये कहेंगे ये प्रश्न में क्या था भाई, 1 छोड़ था, 4 छोड़ देता भाई, हमारे पास 10 उंगलियां तो एग्जामिनेशन हॉल में रहती है ना, हम यही इस्तेमाल कर सकते। चलिए, ओ पी क्यू आर एस छोड़कर टी देता तो हम भी करते, मान लीजिए एम का पूछता, एम एन ओ पी क्यू छोड़कर आर कर देते हैं, या वो एल पूछता तो एम एन ओ पी छोड़कर क्यू करते। उंगली पर देखिए, वर्णमाला से रिलेटेड जितना भी एनालॉजी का प्रश्न आता है, मेरी सलाह होगी उसको उंगलियों पर फेरने की कोशिश करें। इसको अभ्यास कीजिए ना, बड़ा मजेदार है, बहुत आसानी से बनता है। कितना आसान था, एम एन छोड़ के ओ, ए बी छोड़कर सी, एस टी छोड़कर यू, टी यू छोड़कर भी। और फिर जब हमने किया एल एम छोड़कर एन, तो वो एन चारों में मौजूद था, तो वो जो ऑप्शन सपोर्ट भी कर रहा था। हाँ, ये होता छात्रों कि एल के बाद एम छोड़कर जैसे ही आप एन करते और एन किसी ऑप्शन में नहीं मिलता, तो प्लान चेंज, यानी कुछ गड़बड़ है, तो फिर ये लिखा हुआ है ही तुरंत खर्चे कर देंगे। अगर ऑप्शन सपोर्ट नहीं किया, और ये तो तय है ना, इन दोनों के बीच कई प्रकार के रिश्ते हो सकते हैं, वो किस रिश्ते को मानेगा, कैसे पकड़ेंगे? ऑप्शन का सहारा लेकर। अच्छा, एन तो माना है उसने, चलो आगे बढ़ते हैं। एन के बाद सी भी माना, डी भी माना, काम खत्म, यही आंसर देकर निकल जाने का काम। छात्रों, इस प्रकार पार्ट 1 देख रहे थे, एनालॉजी का पार्ट 1 आप सभी लोग देख रहे थे। आपसे प्रत्याशा बहुत होती है हम लोगों की कि आप वीडियो को प्रचारित करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, है ना। इसी प्रत्याशा के साथ पुनः आपके साथ मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।